प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपना अभ्यास प्रश्न कर रहे थे। कौन कौन से अभ्यास प्रश्न किए हमने अब तक? अपने 11वें पाठ ऐसे थे नेहरू जी कि हमने अभ्यास प्रश्न किए थे जो कि व्याकरण के अंतर्गत आते हैं, भाषा से। तो सबसे पहला हमने किया था, हमने तीसरा प्रश्न किया था। तो एक बार तीसरा जो प्रश्न है उसको दोहरा लेते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न था, इन शब्दों के समानार्थी शब्द पाठ में से ढूंढ कर देखो। तो ये समानार्थी शब्द क्या होते हैं? समान अर्थ वाले शब्द। तो समान अर्थ वाले शब्द को हमें अपने पाठ से ढूंढना था और लिखना था। तो इसमें कौन कौन से शब्द थे मैंने आपको बताए थे, और हमें समानार्थी शब्द अपने पाठ में से ही ढूंढना था। अगर पाठ के बाहर का हमें शब्द नहीं ढूंढना था तो ये था पहला, मेहमान। हमारे पाठ में अतिथि लिखा है। मेहमान का क्या लिखा है? अतिथि। मैंने आपको बताया भी था कि हमने कहाँ कहाँ से इसे ढूंढा है। जैसे कि नेहरू जी जीवन भर शंकर अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि बनकर आते रहे। तो पाठ के ही शब्द होने चाहिए। तो मेहमान का जो अतिथि है ये हमने अपने पाठ से ही चुना है। तो आगे चलते हैं। तो उसी तरह कौन कौन से शब्द हैं एक बार मैं दोहरा देता हूँ। ये हम कर चुके हैं, तो मैं पुनरावृत्ति ही कर रहा हूँ। मेहमान का है अतिथि, उपहार का भेंट, और हम कहेंगे भेंट का भी मैं आपको एक बार पढ़ देता हूँ। एक बार विदेश से लौटते समय गमले में लगा एक पौधा उन्हें भेंट स्वरूप मिला। तो यहाँ भेंट का अर्थ होता है उपहार। उसी तरह सालाना का वार्षिक है। इसको भी एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इसी पंक्ति में नेहरू जी जीवन भर शंकर अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि बनकर आते रहे। तो वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह, वार्षिक मतलब वर्ष में एक बार होने वाला, और इसे सालाना का हमने समानार्थी लिखा है, वार्षिक। आज़ादी का होता है स्वतंत्रता, ये भी पाठ के ही हैं। इनाम को पुरस्कार कहा जाता है। पुरस्कार वितरण समारोह, तो इनाम का पुरस्कार होता है। नफरत का घृणा होता है। चिन्ह का प्रतीक है, और दाखिल का प्रवेश। तो बच्चों, ये थे हमारे, हम कहेंगे कि पाठ से ये हमने समानार्थी शब्दों को ढूंढ के लिखा है। आज हमारा चौथा प्रश्न हमें करना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। ये है हमारा चौथा प्रश्न। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। एक शब्द लिखो। पहला है, तो ये वाक्य और वाक्यांश, इन दोनों का अंतर हम पहले समझ लेते हैं। वाक्य एक संपूर्ण वाक्य होता है जिसमें कि संज्ञा क्रिया जैसे आते हैं वो पूरा होता है, और इसकी क्या निशानी क्या होती है, पहचान क्या होती है? पूर्ण विराम पे खत्म होता है। कोई भी वाक्य में पूर्ण विराम पे समाप्त होता है। लेकिन जो वाक्यांश होता है, हम कहेंगे वाक्य का अंश है, वाक्य का भाग वाक्यांश कहलाता है। किसी वाक्य का भाग या अंश वाक्यांश कहलाता है। तो हम इसमें आप देखेंगे, इसमें कहीं पूर्ण विराम नहीं लगा है, क्योंकि ये वाक्य नहीं है, ये सारे वाक्यांश हैं। हमारे पास 5 वाक्यांश दिए हैं और उनके लिए एक शब्द लिखो।
तो ये एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द की क्या खासियत है बच्चों, कि जब हम कोई लेख लिखते हैं, अगर हम उस शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमें पूरा वाक्यांश लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे मरीजों का इलाज करने वाले को डॉक्टर कहते हैं, तो हमें पूरा नहीं लिखना पड़ेगा मरीजों के इलाज करने वाले को क्या कहते हैं। तो ये डॉक्टर है, संक्षेप में एक शब्द में ही पूरा हो गया। बिना पक्षपात किए साफ साफ बोलने वाला, ये हमारे पाठ से ही लिया गया है। बिना पक्षपात किए साफ साफ बोलने वाला। पक्षपात मतलब जैसे दो पक्ष की बात चल रही है और जो व्यक्ति किसी का एक का पक्ष नहीं लेता है, किसी एक के साइड से नहीं बोलता, आम भाषा में हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, बिना पक्ष लिए जो साफ साफ बोले, सच बोले, साफ साफ का यहाँ पे अर्थ है सच बोले, उसे स्पष्टवादी कहा जाता है। तो जब हम स्पष्टवादी शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब ही है कि बिना किसी पक्षपात किए, भेदभाव किए, पक्षपात किए। पक्ष दो तरह के होते हैं, दोनों पक्ष में से किसी का अगर हम कहेंगे को ज़्यादा हम मानते हैं, बिना पक्ष हमें नहीं लेना चाहिए। तो बिना पक्षपात किए जो साफ साफ कहे, यहाँ साफ का अर्थ सच से ही है, तो उसे क्या बोलते हैं? स्पष्टवादी, स्पष्टवादी, स्पष्ट बोलने वाला। तो ये है हमारा एक शब्द। इसे आपको अपने पाठ्य पुस्तक में ही करना है क्योंकि जगह दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ। क है बिना पक्षपात किए, बिना पक्षपात किए बिना पक्षपात किए साफ साफ बोलने वाला, साफ साफ बोलने वाला, और आपने बच्चों ये ध्यान देखा यहाँ पूर्ण विराम नहीं, तो पूर्ण विराम नहीं है तो यही वाक्यांश की पहचान होती है कि वाक्य का हिस्सा या वाक्य का अंश वाक्यांश कहलाता है। और इस वाक्यांश के लिए हमने एक शब्द लिखा है स्पष्टवादी। ये हमारे पाठ से ही लिया गया है। नेहरू जी की ये विशेषता थी, वे निर्भीक और स्पष्टवादी थे। तो स्पष्टवादी का अर्थ होता है किस प्रकार का व्यक्ति, जो बिना पक्षपात किए साफ साफ बोलने वाला। तो यहाँ साफ साफ का अर्थ है सच बोलने को ही बोला जाता है, साफ साफ बोलने वाला। तो हम इसको लिखेंगे स्पष्टवादी, स्पष्टवादी। दूसरा है हमारा ख, जो चित्र बनाता हो, जो चित्र बनाता हो। चित्रकार कहा जाता है उसे, चित्रकार कहते हैं। मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार, याद रखिएगा, कई बच्चे इसमें कन्फ्यूजन आ जाता है। तो मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार, चित्र बनाने वाले को चित्रकार कहा जाता है। तो जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार कहते हैं, जो मूर्ति बनाता है उसे मूर्तिकार कहा जाता है। अब है ग हमारा, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। ये भी पाठ से ही लिया गया है। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। ग, जिसके आने की, जिसके आने की तिथि
निश्चित न हो। ये है अतिथि। जिसके आने की तिथि ना हो, तिथि निश्चित ना हो। तो अतिथि कभी भी आ सकता है, मेहमान, आम भाषा में हम लोग मेहमान बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जब हम वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखते हैं तो हमें पर्यायवाची का नहीं प्रयोग करना। जैसे अगर आपने इसका ग का जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो आपने मेहमान लिख दिया तो सही नहीं कहा। हमें पर्यायवाची शब्द लिखने से बचना चाहिए, खासकर जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं उसका सटीक उत्तर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम विलोम शब्द भी लिखते हैं तो विलोम का सटीक विलोम होते हैं, उसका पर्यायवाची से लगा के हम लोग काम नहीं चला सकते। जैसे कि मित्र का शत्रु होता है, अगर हम मित्र का दुश्मन लिखेंगे तो ये गलत है। ठीक है, ये सब इसको याद रखना कि पर्यायवाची से हम काम नहीं चलाएंगे। दोस्त का दुश्मन होता है, मित्र का शत्रु होता है, हम उसका पर्यायवाची का प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ बच लिखते मित्र का लिखते हैं, पर्यायवाची मित्र का क्या हुआ, मित्र का हुआ शत्रु, दोस्त का दुश्मन, तो ये इन सब का पर्यायवाची नहीं किया। तो यहाँ पे भी हम लोग पर्यायवाची से काम नहीं चलाएंगे। जैसे जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, तो आप मेहमान नहीं लिखेंगे। मेहमान व्याकरण के अनुसार ये गलत माना जाएगा, क्योंकि आपने पर्यायवाची का ही प्रयोग कर दिया। आपका सही क्या उत्तर है, अतिथि। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि। उसी तरह अब हम चलते हैं घ, वर्ष में एक बार होने वाला। अब इसमें सालाना नहीं लिखेंगे, अगर आपने सालाना लिखा तो वो फिर पर्यायवाची में आ गया और व्याकरण की दृष्टि से वह गलत है। वर्ष में एक बार होने वाले को वार्षिक कहा जाता है। वार्षिक, आपकी वार्षिक परीक्षा मार्च के महीने में शुरू होगी, तो वार्षिक मतलब वर्ष में एक बार होने वाली। और आप यहाँ पे सालाना का प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने कारण बताया था कि जब हम व्याकरण के प्रश्न करते हैं तो उनके सटीक उत्तर होते हैं। हम किसी शब्द के पर्यायवाची से काम नहीं चला सकते। तो वर्ष में एक बार होने वाले को हम वार्षिक कहेंगे, यहाँ पे सालाना नहीं करेंगे। अगर आएगा साल में एक बार होने वाला तो हम सालाना कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर पूछा जाएगा साल में एक बार होने वाला तो सालाना, लेकिन अगर पूछा जाएगा वर्ष में एक बार होने वाला तो आप बोलेंगे वार्षिक। तो इसको हम लिख लेते हैं, घ वर्ष में एक बार होने वाला। इसे क्या कहा जाएगा, वार्षिक। वार्षिक। अगला है जो पहले रहा हो। भूतपूर्व। जो पहले रहा हो, भूतपूर्व। तो इसमें भूतपूर्व में भूत का अर्थ होता है पहले वाला। आपने भूतकाल सुना होगा हिंदी में,
भूतकाल जो समय, जो घटना बीते समय में हुई होती है उसको भूतकाल है। तो भूतपूर्व, भूत का है पहले वाला, तो पूर्व का मतलब पहले वाला, भूतपूर्व पहले वाला। तो ये थे हमारे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब चलते हैं हम अपने चौथे प्रश्न में। एक बार मैं आपको फिर से पढ़ के बता देता हूँ। हमारा जो चौथा प्रश्न था ये था वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो, बिना पक्षपात की साफ साफ बोलने वाला, इसे स्पष्टवादी कहा जाता है। ग है जो चित्र बनाता हो चित्रकार, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो अतिथि, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जो पहले रहा हो भूतपूर्व। तो ये थे हमारे चौथा प्रश्न। अब हम अपने पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पांचवा जो प्रश्न है वो है संज्ञा शब्द को अलग अलग शीर्षक में लिखो। अलग अलग शीर्षक दिए हुए, संज्ञा आपको पता है। इसमें हमें संज्ञा के जो दो भेद हैं उनको आपस में पहचानना है और अलग अलग करना है। तो जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा को हमें अलग अलग करके लिखना है और इन शब्दों को मिला करके रखा गया है। तो जातिवाचक संज्ञा होता क्या है? सबसे पहली बात तो वह संज्ञा शब्द जिससे हमें संपूर्ण जाति का पता चलता है। जैसे हम गाय बोल रहे हैं या हाथी बोल रहे हैं। हाथी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि इससे पूरी हाथी जाति के बारे में पता चल जाता है। और किसी खास हाथी की बात करेंगे, जैसे कहते हैं कि इंद्र के हाथी का नाम एरावत है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाए। तो संज्ञा के जो जातिवाचक में संपूर्ण जाति का बोध होता। जैसे हम पक्षी बोल रहे हैं, तोता बोल रहे हैं, गाय बोल रहे हैं, हाथी बोल रहे हैं, यह जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इससे संपूर्ण जाति का बोध होता है या फिर हम कहते हैं पता चलता है। और ठीक है, उसी तरह भाववाचक, भाव क्या होते हैं? हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इमोशंस। इमोशंस क्यों? क्योंकि ये मन में उठने वाले या उमड़ने वाले भाव होते हैं। क्या होते हैं? ये सब भाव होते हैं जो मन में उठते हैं, उमड़ते हैं। तो इसलिए इन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि घृणा, ये क्या है? ये मन का सुंदरता। और क्या है? जिसमें बुढ़ापा, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। ये मन में उमड़ने वाले विचार होते हैं। खुशी, जैसे खुशी भी एक मन की स्थिति होती है, इसमें व्यक्ति अच्छा अनुभव करता है। दुख, ये भी मन की स्थिति होती है या हम कहेंगे भाव होता है, जिसे एक आदमी महसूस करता है। तो उसी तरह हमें इन दोनों जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को मिला के रखा गया है और हमें इन्हें दोनों अलग अलग शीर्षकों के नीचे लिखना है। तो है ये है हमारा पांचवा प्रश्न। संज्ञा शब्द को संज्ञा शब्दों को अलग अलग शीर्षक में लिखो। अलग अलग शीर्षकों में लिखो। शीर्षकों में लिखो। ये कौन कौन से शीर्षक हैं? जातिवाचक शीर्षक, पहला जो शीर्षक है हमारा जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा,
और दूसरा हमारा शीर्षक है भाववाचक संज्ञा। अब आगे चलते हैं। ये भी 5 दिए हुए हैं और हम जो शब्द दिए हैं वो कौन कौन से हैं उनको भी लिख देते हैं, जैसा कि आपके पाठ्य पुस्तक में लिखा है, और इसे भी आपको अपने पाठ्य पुस्तक में करना है। ठीक, मैं उसी तरह लिख देता हूँ। पहला शब्द दे रखा है घृणा, उसके बाद है सचिव, सचिव के बाद में है अगला शब्द अतिथि, अतिथि के बाद में कक्षा, कक्षा के बाद में है प्रेम, और प्रेम के बाद भूमिका, भूमिका, और रुचि, उसके बाद नेता, फिर है प्रतिभा, और भूमि। तो बच्चों ये जो शब्द हैं ये मिला करके रखा गया है। कौन कौन से हैं? जातिवाचक और भाववाचक, इन दोनों को मिला के रखा गया है। तो हम अलग अलग करते हैं इनको। तो सूची, सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा एक बार दिखा देते हैं। आपको समझ ही आ रहा होगा कि भाववाचक और जातिवाचक संज्ञाओं को मिला के रखा है। घृणा, सचिव, सचिव क्या होता है बच्चों? सचिव किसी मुख्य अधिकारी के, जैसे कि प्रधानमंत्री के सचिव होते हैं, हमारे इस पाठ में भी आया हुआ है। वे उनके प्रधानमंत्री के कार्यों का देख रेख करते हैं, एक पद है। सचिव क्या होता है? एक पद है। जैसे प्रधानमंत्री भी एक पद है, सचिव भी एक पद है। अतिथि आपको पता है, मेहमान को अतिथि कहते हैं जिसके आने की तिथि न हो। कक्षा, बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, कक्षाएं, स्कूल कॉलेज में कक्षाएं चलती हैं। प्रेम, भूमिका, भूमिका क्या होता है? जैसे कि किसी पाठ से पहले उसके बारे में जो बताया जाता है सारांश, भूमिका कहलाता है। रुचि, रुचि जैसे कि कईयों की खेलने में अधिक रुचि होती है, कईयों की चित्र बनाने की अधिक रुचि होती है, रुचि। उसी तरह नेता, प्रतिभा, भूमि, ये सब हैं। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। पहले हम जातिवाचक संज्ञा को लिखें। तो जातिवाचक संज्ञा में पहला है सचिव। सचिव मैंने आपको अभी बताया था। तो सचिव होता है वो एक पद होता है। इससे हमें पता नहीं चलता कि किस सचिव की बात कर रहे हैं, क्योंकि सचिव एक पद है। जैसे प्रधानमंत्री एक पद है। जब हम प्रधानमंत्री बोलते हैं तो एक पद का नाम लेते हैं, और इससे अभी नहीं पता चलता है कि हम किस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, किस देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए जो पद होता है वह जातिवाचक में आता है। हाँ, अगर हम श्री नरेंद्र मोदी कहेंगे तो वो भारत के प्रधानमंत्री का पद है, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। तो लेकिन अगर हम किसी पद की बात करेंगे तो वह जातिवाचक में आएगा। तो सचिव एक पद है, तो उसे जातिवाचक में लिखा। अतिथि, तो अतिथि भी जो है हम कहेंगे जातिवाचक में है। जिसके आने की तिथि ना हो, तो अतिथि का लिंग भी नहीं होता। देखा जाए तो अतिथि पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। तो इसीलिए अतिथि भी ये हम जातिवाचक में ही कहें।
किसी का नाम नहीं लिखा है तो अतिथि जातिवाचक है। इसमें मैंने आपको बताया अतिथि स्त्रीलिंग भी हो सकती है और पुल्लिंग। अगला हमारा है कक्षा। ये बहुत आसान है। किस कक्षा की बात कर रहे हैं? कक्षा तो ये जातिवाचक है, चाहे स्कूल की कक्षा हो, कॉलेज की कक्षा हो। तो कक्षा किस स्कूल की है ये भी नहीं इससे पता चलता है। ये संपूर्ण जाति के लिए ही हम लोग प्रयोग करते हैं। नेता, अब है नेता भी एक जातिवाचक शब्द है हमें, क्योंकि नेता से सिर्फ संपूर्ण नेताओं के बारे में पता चलता है, किस देश के हैं, किस पार्टी के हैं, उससे हमें लेना है। तो नेता भी एक जातिवाचक शब्द है। और भूमि का धरती अर्थ होता है। भूमि जो है उसका भी कोई हम कहेंगे जाति के लिए, किस भूमि की बात कर रहे हैं, किस जगह पे है, किस स्थान पे है, उससे इसका लेना देना नहीं है। संपूर्ण एक भी जातिवाचक संख्या। तो ये था हमारा भूमि। भूमि के बाद अब हम चलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब मैंने आपको बताया मन में उमड़ने वाले, जो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इमोशंस। तो भाववाचक संज्ञा में घृणा। घृणा क्या होता है? व्यक्ति को नफरत करने को ही घृणा कहते हैं। तो ये घृणा भी क्या है? ये है भाववाचक संज्ञा। घृणा एक मन का भाव है, जैसे सुंदरता, खुशी, दुख। घृणा भी एक मन में उमड़ने वाला भाववाचक है। तो हम इसे भाववाचक संज्ञा के ही नीचे लिखेंगे। तो ये है घृणा। उसके बाद में है प्रेम। प्रेम भी मैंने आपको बताया है कि भाववाचक। प्रेम, प्यार, ये सब मन में उमड़ने वाली वस्तुएं हैं, हम इसे भाववाचक में ही इंक्लूड करेंगे। भूमिका। भूमिका जो है आपको मैंने बताया था कि जो है भूमिका को हम भाववाचक में रखेंगे। ये भी किसके बारे में है ये नहीं पता। जैसे कथा, आपको एक अच्छा उदाहरण दें, भूमिका। जैसे हम कह रहे हैं कि कथा भी भाववाचक में ही आएगा। इसी तरह भूमिका भी जो है भाववाचक में ही आएगा। और रुचि क्या है? इंग्लिश में रुचि को क्या कहा जाता है? हॉबी। ये भी मन, क्या सबकी मन में उमड़ने वाला किसी खास वस्तु, चीज या किसी खेल के प्रति ये लगाव होता है। लगाव। रुचि एक तरह का मन में किसी खास वस्तु, खेल या रुचि के प्रति लगाव ही कहलाता है। तो ये रुचि को भी हम भाववाचक संज्ञा में ही लिखेंगे। इंग्लिश में रुचि को हॉबी कहते हैं, जरा इसे याद रखिएगा। और प्रतिभा, ये टैलेंट है। इंग्लिश में एक वर्ड है टैलेंट, प्रतिभा। जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन थे? जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ये सब प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। तो ये भी हम लिखेंगे। ये भी आएगा हमारे, प्रतिभा भी हमारे भाववाचक संज्ञा में आएगा। तो बच्चों एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ। जातिवाचक में है हमारा सचिव, अतिथि, कक्षा, नेता, भूमि। और भाववाचक में है घृणा, प्रेम, भूमिका, रुचि, प्रतिभा। इसे आपको अपने आज का मैं गृह कार्य भी बता देता हूँ। आपको आज हमारे जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसे लिखना है अपने पाठ्य पुस्तक में और याद करना है। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा की परिभाषाएं भी आप याद कर लेंगे। और इन दोनों शब्दों को, जो सूचियों को एक बार अपने बुक में लिख करके याद करें। तो ये था हमारा आज के लिए। शेष हम कल करेंगे।